नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मेंस की आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको भारतीय राज्य व्यवस्था को 15, 50 और 100 शब्दों में कराया जाए ताकि RS 2021-22 को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। ध्यान रखना दोस्तों, सिविल सेवा एग्जाम में मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा केवल इसलिए नहीं कहते हैं कि उसमें एग्जाम रिटन में होता है, उसमें वर्णनात्मक आपको लिखना होता है, बल्कि आपकी पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया में प्री का एग्जाम केवल आपको मेंस की चाबी दिलाता है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने और आपकी सिलेक्शन लिस्ट की मेरिट लिस्ट बनने में मेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए मेंस की आंसर राइटिंग का आना बहुत जरूरी है। इस क्रम में नव भारत निर्माण के द्वारा जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है, जिसमें 15, 50 और 100 शब्दों में आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस क्रम में आज हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट है। ये सेंट्रल विस्टा की फोटो है दोस्तों, जो हमारी लेटेस्ट पार्लियामेंट होगी उसका पिक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो भारतीय संसद से आपके क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप सेंट्रल विस्टा की बहुत शानदार तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जा रही है। संसद से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। संसद जो है वो बेसिकली लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में सर्वोच्च जो है हमारे देश में लोकतंत्र, और लोकतंत्र में सबसे ऊपर जो संविधान है उस संविधान के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस क्रम में केंद्रीय विधायिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में संसद से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। इस क्रम में जैसे सबसे पहले मैं आपको 10 मिनट का एक ओवरव्यू आपके सामने करना चाहूँगा। जस्ट आपसे पूछ ले कि संसद किसे कहते हैं तो आप लिखना, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस क्रम में अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनने वाले निकाय को संसद कहा जाता है। इस क्रम में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश संसद भी 3 अंगों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार भारतीय संसद भी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ब्रिटिश संसद ब्रिटिश महारानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन से मिलकर बनती है, जबकि अमेरिकी संसद केवल 2 अंगों सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अमेरिकी संसद का अंग नहीं होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग होता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो हमारा उच्च सदन है, अपर हाउस है, इसको राज्यसभा कहते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। जो 245 मेंबर दोस्तों उसमें से वर्तमान संख्या जो है 245 है, जिसमें से 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे राज्यसभा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है तो संविधान की 4थी अनुसूची के अंदर राज्यसभा का वर्णन किया गया है। आपसे पूछे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है संविधान के अंदर, जिसका वर्णन 81 में है, जिसमें 552 में से 530 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो इंडियन होते हैं। आपसे पूछे कि वर्तमान में संख्या कितनी है तो वर्तमान में इसकी संख्या 545 है, 530, 13 और 2। अब इससे आगे हम बढ़े तो सबसे पहले मैं इस क्रम में 17वीं लोकसभा का विश्लेषण भी एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने करूंगा। साथ ही साथ लोकसभा में SC और ST को सीटों का आरक्षण दिया गया है, उसकी चर्चा भी मैं आपके पास करना चाहूंगा। संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या है, तो आपसे पूछे राज्यसभा के बारे में और आपसे पूछे लोकसभा के बारे में तो उसका भी ओवरव्यू में एक प्रश्न के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। एक भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हताएं होती है उस पर एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, साथ ही साथ दोहरी सदस्यता क्या होती है और किस प्रकार से दोहरी सदस्यता होने पर सदस्यता त्यागनी पड़ती है उसको भी चर्चा में आपके पास करूंगा। तो
साथ साथ संसद की भूमिका क्या है, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां, निर्वाचन शक्तियां, ये रोल ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपकी इस पूरे चैप्टर से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो है आरएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको संसद संबंधी तमाम प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करना है। इस क्रम में लेटेस्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के विपत्त गमन से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संसद के विपत्त गमन से आप क्या समझते हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया तो बहुत सारे लोग तो यहां पर यह अर्थ ही नहीं समझ सके कि विपत्त गमन का मतलब क्या होता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है, इज द अपर हाउस रेलिवेंट इन द चेंज सिनेरियो। क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना, संविधान की चौथी अनुसूची क्या है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान की चौथी अनुसूची क्या है। राज्यसभा, ये जो क्वेश्चन है देखो, ये वाला आपका पूछ सकते हैं 100 शब्दों में, और क्या बदलते परिवेश में, ये भी 100 शब्दों में, राज्यसभा की संरचना 15 शब्दों में, संविधान की चौथी अनुसूची 15 वर्ड्स के अंदर, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के क्षेत्र कौन से आते हैं 15 क्षेत्र में, लोकसभा की संरचना 15 शब्दों के अंदर, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपसे पूछ लें 17वीं लोकसभा का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। एनालाइज द शॉर्ट नोट ऑन द 17th लोकसभा। एक क्वेश्चन बन सकता है राज्यसभा की अवधि, एक बन सकता है लोकसभा की अवधि से 15 शब्दों में। एक बार अभी एग्जाम में मध्य प्रदेश में पूछा गया था, वो आपके राजस्थान में रिपीट हो सकता है कि भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए प्रमुख अर्हताएं क्या है। फिर बन सकता है कौन सी स्थितियां हैं जिसमें संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है। संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है, मल्टी फंक्शनल है, उसको स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करने के लिए हमेशा तर्क देकर उत्तर प्रस्तुत करना होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद की भूमिका व्यवहारिक स्तर पर औपचारिकता मात्र होती है, टिप्पणी कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन। यहां टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन होगा कि इस क्वेश्चन पर आपको कमेंट करना होगा कि इसमें कमेंट क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है, व्हाट वाज द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट से आपके आरएस मुख्य परीक्षा में जो 2021-22 में होगा, उसके मुख्य परीक्षा में संसद संबंधी इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके अलावा संसदीय शब्दावली को लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को हम अलग से करेंगे। केवल मैंने एक बार संसद का ही पार्ट लिया आपके सामने, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है संसद के विपत्त गमन से आप क्या समझते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आएगा तो मेरा अपना मानना है कि आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब उत्तर लिखना शुरू करोगे तब आप लोग ध्यान रखना, इसके 3 पैरा बनेंगे, 3 पैरा बनेंगे और इस 3 पैरा में क्या क्या पॉइंट्स आपके आएंगे वो मैं आपको बताने का छोटा सा प्रयास यहां पर करूंगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये लिखोगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, या एक पॉइंट और डाल सकते हो यहां पर, भारत में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण लोकतंत्र में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है। संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है, परंतु 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में संसद को जो बहुक्रियात्मक भूमिका सौंपी गई है, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान दौर में संसद अपने कर्तव्य से विमुख होती हुई दिखाई दे रही है।
ध्यान रखना यहां पर जो शब्द आया दोस्तों वो आया है विपथ गमन। विपथ गमन का मतलब होगा कि अगर संसद अपनी भूमिका से, अपने कर्तव्य से दूर हटती है, कर्तव्य से दूर हटना मतलब संसद को जो भूमिका दी गई है, जो संसद का रोल होना चाहिए, अगर संसद वो रोल अदा नहीं करती है बल्कि उसके विपरीत जाकर कुछ अन्य कार्य कर रही है, तो संसद की उस भूमिका को विपथ गमन के नाम से जानेंगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि भारत में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस क्रम में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है, परंतु 21वीं शताब्दी के इस बदलते दौर में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय संसद अपने कर्तव्य से लगातार दूर हट रही है, जिसे विपथ गमन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, यहां पर कुछ विपथ गमन के एग्जाम्पल दोगे कि ये विपथ गमन है। विपथ गमन क्या क्या होगा, जैसे नंबर 1, संसद की पहली भूमिका जो है, हालांकि आपको पता है कि संसद के अंदर से सरकार बनती है, लेकिन इसके बावजूद संसद की पहली भूमिका है कि वह कार्यपालिका पर नियंत्रण करे, अर्थात सरकार की हर गतिविधि पर, वो चाहे वित्तीय हो, चाहे कार्यपालिक हो, चाहे न्यायिक हो, हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे। तो पहला पॉइंट होगा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करे ताकि कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोका जा सके। वर्तमान में कुछ ऐसे बिल पास किए गए हैं, ध्यान रखना, वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बिल ऐसे पास किए गए हैं जहां पर संसद की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहा हो। साथ ही साथ संसद में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है, परंतु विपक्ष अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से अदा नहीं कर रहा है। साथ ही साथ संसद का अधिकांश सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी काम काज नहीं होता है। आप देख सकते हो कि पिछले लगातार 3-4 सत्र में जो कृषि बिल लाया गया है उसके खिलाफ इतना हंगामा हुआ कि अन्य बिल जो है या तो पास नहीं हुए या बहुत चुपके से पास कर दिए गए। तो ध्यान रखना, जब संसद की जो भूमिका दी गई है तो वो अगर भूमिका संसद अदा नहीं करती है तो उसे हम संसद का विपथ गमन कहते हैं। इस क्रम में आप कुछ पॉइंट यहां लिखना। इस क्रम में संसद एक बहुक्रियात्मक निकाय है जिसके पास बिलों को पारित करने के लिए विधायी शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए कार्यपालिक शक्तियां, बजट एवं वित्तीय विधेयकों को पास करने के लिए वित्तीय शक्तियां, साथ ही साथ न्यायपालिका संबंधी न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निर्वाचन शक्तियां एवं कई अन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। परंतु बदलते परिवेश में जब संसद अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है तो अधिकांश विश्लेषक इसे संसद के विपथ गमन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपका यह उत्तर पूरा होगा। मैंने जो बोला है उसको आप बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करना, बाकी उत्तर आपका इसमें दिया हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपका यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है? अगर ये क्वेश्चन आपका 100 शब्दों में आता है, अगर ये क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में आता है, तो सबसे पहली शर्त जो होगी आपके सामने दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि जब भी क्या से स्टार्ट होता है, कोई भी प्रश्न अगर क्या से स्टार्ट होता है तो आप लोग ध्यान रखना कि क्या से जो प्रश्न स्टार्ट होंगे उसमें भी आप बिना पूछे ही इसका पक्ष लिख देना और इसका विपक्ष लिख देना। मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका पक्ष भी लिखना है और इसका विपक्ष भी लिखना है। इसका मतलब क्या होगा कि जो शब्द यहां पर आया है प्रासंगिक, उसमें आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको सबसे पहले यह बताना है कि कुछ हद तक राज्यसभा अप्रासंगिक साबित हो रही है,
लेकिन चूंकि संविधान के अंदर इसका वर्णन है, चूंकि ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसकी पूरी ब्यौरा दिया गया है, इसलिए आपको अंतिम रूप से इसे प्रासंगिक ही घोषित करना है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने लिखा पक्ष और विपक्ष, ये हो जाएगा एक प्रकार से इसका विपक्ष और ये हो जाएगा इसका पक्ष। क्या बदलते परिवेश में, अब यहां पर बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको बदलते परिवेश शब्द से कोई मतलब नहीं होगा, उनसे वो सीधा लिखना शुरू करेंगे कि क्या उच्च सदन प्रासंगिक है, मतलब वो राज्यसभा के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, आप इस पॉइंट को यहां से खींचना और आप बताओगे कि यहां पर पानी लाना, बदलता पानी, बदलता परिवेश शब्द का अर्थ क्या है? बदलता परिवेश मतलब चेंज सिनेरियो, और बदलता परिवेश जो है दोस्तों वो आपको दोनों स्तर पे दिखाना है। जैसे एक स्तर आपने ले लिया क्षेत्रीय स्तर पर, या मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर कौन से चेंज हो रहे हैं, उस डायमेंशन से बताएंगे कि ये प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से चेंजेज हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट आएगा। सबसे बढ़कर यहां पर जब भी कोई पॉलिटी संबंधी आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो आप वहां पर जैसे यहां पूछा है उच्च सदन को, तो आप लोग सबसे पहले यहां से लेके आओगे किसको, आप जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो आप संविधान के पास जाना, और संविधान उस बारे में क्या कहता है, तो आप लिखोगे संविधान में उल्लेखित, और हमारा संविधान जो है उस संविधान में उल्लेखित जो उच्च सदन है, अपर हाउस है, उस अपर हाउस का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस उच्च सदन का अर्थ केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा है। और 99% स्टूडेंट केवल यहां पर राज्यसभा के बारे में लिखकर आ जाएंगे, लेकिन यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन सा अपर हाउस बताना है। तो ध्यान रखना, जब नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास एक डायमेंशन और खुला हुआ है, और वो आएगा कि इस क्रम में एक पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा दूसरा, कि राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं, स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर इसका नाम जो है दोस्तों विधान परिषद है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको दो डायमेंशन मिल जाएंगे, राज्यसभा के बारे में बताना है और विधान परिषद के बारे में बताना है। क्योंकि अगर यहां लिखा होता क्या बदलते परिवेश में राज्यसभा प्रासंगिक है, तब तो आप केवल राज्यसभा के बारे में लिखकर आ सकते थे, लेकिन चूंकि यहां पर उच्च सदन लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर अपर हाउस लिखा हुआ है, इसलिए आप दोनों को थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए आप बताओगे। अब कुछ पॉइंट्स में यहां पर आपको डाल देता हूं, ये कौन से पॉइंट है जो अप्रासंगिक बनाते हैं। नंबर 1, आपको पता है कि जो उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव हार जाता है या विधानसभा का चुनाव हार जाता है, उस और वो मजबूत कैंडिडेट अगर है, पार्टी का इंपॉर्टेंट नेता हुआ है, तो उसको राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचा दिया जाता है। तो हारे हुए उम्मीदवारों का प्रवेश द्वार बनता है। ये इसकी अप्रासंगिकता का पहला पॉइंट है। इसी प्रकार आपको पता होगा कि धन विधेयक पर शक्ति ना होना, किसको, न तो राज्यसभा को शक्ति है और न ही विधान परिषद को है, तो ये पॉइंट पे आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट और चाहो तो आप डाल सकते हो कि सरकार का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। सरकार का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना मतलब सरकार रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं है। और फोर्थ पॉइंट डाल सकते हो, कौन सा फोर्थ पॉइंट, ये भी डाल सकते हो कि अगर संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक में भी आपको पता है कि उस स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग के अंदर लोकसभा हावी रहती है, लेकिन
कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इसको प्रासंगिक बनाते हैं, वो आपको थोड़ा सा पैरा चेंज करके राज्यसभा और विधानसभा के अलग अलग बता देना, जिसमें से मैं अभी डिस्कस आपसे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। जिसमें राज्यसभा के 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है, और एक अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में उसके पास विशेष शक्ति है जो कि इसको प्रासंगिक बनाती है। और साथ ही साथ ये एक स्थायी सदन है जो कि लोकसभा के विघटन की स्थिति के अंदर भी काम करता है। विधान परिषद जो है, उस विधान परिषद को कैसे आप बनाओगे, तो विधान परिषद में एक तो आप बताना कि इससे पंचायती राज मजबूत होता है। पंचायती राज मजबूत होता है क्योंकि 1/3 कैंडिडेट, पंचायती राज इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार भेजता है। और दूसरा आपको पता है, ये विधानसभा की तानाशाही पर रोक लगाती है। विधानसभा की तानाशाही पर रोक लगाती है। अब दोस्तों, मैंने पॉइंट्स आपके सामने निकाल दिए, अब इनको जोड़ना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। कैसे? जैसे अगर मैं इसको लिखता तो सबसे पहले यहां पर एक पैरा बनाता, और इस पैरा को बना के मैं यहां पर लिखता सबसे पहले, क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है? तो मैं उत्तर कैसे लिखता? मैं लिखता बदलता परिवेश अर्थात क्षेत्रीय स्तर अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों का बढ़ता प्रभुत्व एवं जनता की बढ़ती जागरूकता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में भारतीय संविधान में उल्लेखित उच्च सदन अर्थात केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद की भले ही कुछ अप्रासंगिकताएं हो, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है। ये तो आपकी हो जाएगी भूमिका। उसके बाद एक पैरा आप यहां पर लेना और उस पैरा में सबसे पहले बता देना राज्यसभा की अप्रासंगिकता, और बताते हुए बता देना प्रासंगिकता इस प्रकार ये प्रासंगिक है। फिर एक छोटा सा पैरा आप बता दोगे विधान परिषद की प्रासंगिकता और विधान परिषद की अप्रासंगिकता, और लास्ट में अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा और विधान परिषद की भले ही कुछ अप्रासंगिकताएं हो, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है। अब हो सकता है अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता, या आप अगर फेस टू फेस मेरे सामने बैठे होते तो आप क्वेश्चन पूछते कि सर भूमंडलीकरण के इस दौर में अपर हाउस कैसे रेलिवेंट है। अगर आपके सामने आप मुझे क्वेश्चन पूछ लो कि सर भूमंडलीकरण में कैसे प्रासंगिक है, तो आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग के अंदर जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो एग्रीमेंट्स सब के सब टेक्निकल एग्रीमेंट्स हैं, और टेक्निकल एग्रीमेंट्स के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत सरकार कोई भी मंत्री बनाए तो मंत्री जो है वो बेसिकली उन विषयों का विशेषज्ञ होना जरूरी है। और चूंकि लोकसभा जो है उसमें जीता हुआ कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, 10वीं पास हो सकता है, 12वीं पास हो सकता है, एमए हो सकता है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देख सकता हूं कि भूमंडलीकरण के इस युग में पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए पर्यावरण मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो पर्यावरण का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो। आज स्वास्थ्य मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कोविड की मीटिंग्स लगातार इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री एक्सपर्ट होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि लोकसभा में कोई भी पर्यावरण एक्सपर्ट नहीं है, कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं है, तो उसकी पूर्ति जो है हम राज्यसभा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए उस दृष्टिकोण से राज्यसभा आज भी प्रासंगिक है। साथ ही साथ लोकसभा को तानाशाही बनने से रोकने में भी उच्च सदन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर दोस्तों आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है, पहली बात तो अगर आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछे कि संसद से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले कहोगे कि भारतीय संविधान में केंद्रीय विधायिका को
केंद्रीय विधायिका को संसद कहा गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। ये राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आप केवल इतना भी लिख दोगे कि भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनने वाले निकाय को संसद कहा जाता है, तब भी आपका यह उत्तर सही होगा। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है राज्यसभा की संरचना 15 शब्दों में, तो आप सबसे पहले एक अनुच्छेद का यूज करोगे, अनुच्छेद 80 का। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा की कुल संख्या 245 है। बस इतना आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मात्र ये 15 शब्दों में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि संविधान की चौथी अनुसूची क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये वाला आता है और ये 15 शब्दों में आता है संविधान की चौथी अनुसूची, तो आप लिखोगे भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। और ध्यान रखना, यह क्वेश्चन कई बार प्री में पूछा जा सकता है। अब आपके भविष्य में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखोगे? राज्यसभा, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया, अर्थात किस राज्य से कितनी सीट आएगी उसका वर्णन यहां पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के क्षेत्र। तो आप सबसे पहले लिखोगे राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें से वो 4 क्षेत्र के होना जरूरी है। वो 4 क्षेत्र जो है कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा से ये 4 क्षेत्र आपका होगा। तो यहां पर इस पॉइंट का ध्यान रखना कि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रहा हो। यह पॉइंट आपको यहां पर डाल रखना है। और चाहो तो आप यह भी डाल सकते हो कि यहां पर कला क्षेत्र में खेल भी शामिल है। कला क्षेत्र में खेल भी शामिल है। यह पॉइंट आपका यहां पर आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे लोकसभा की संरचना, और अगर आपसे 15 शब्दों में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले आर्टिकल डाल दीजिए। आर्टिकल डालने के बाद आपका आएगा कि संविधान के, अगर आर्टिकल याद नहीं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संविधान के अनुसार या संविधान में बोलकर आप बोल दीजिए भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इस 552 के 3 पार्ट हैं, 530, 20 और 2। 530 आएंगे राज्यों से निर्वाचित होकर के, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर, जबकि 2 जो है वो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। और ये जो पार्ट है आपका, ये बेसिकली निर्वाचित होंगे। ये पॉइंट, और लास्ट में एक पॉइंट डाल देना कि वर्तमान में लोकसभा में कुल संख्या 545 है। वर्तमान में 545 संख्या इसकी डिसाइड की गई, अगर 15 शब्दों में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछिए कि 61वां संविधान
संशोधन अधिनियम क्या था? तो एक तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे 1988 में भारतीय संसद द्वारा पारित, ध्यान रखना अधिनियम सब के सब इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए, भारतीय संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के द्वारा मत देने की आयु जो है, या मैं कह सकता हूं मताधिकार, मत देने की आयु या मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय संसद ने मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो आपका होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे 84वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, तो ध्यान रखना इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखी जाएगी। ध्यान रखना 84वें संविधान संशोधन जो वर्ष 2001 में पास हुआ, इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी और जनसंख्या का आधार वर्ष भी 1971 के आधार पर रखा जाएगा। ये होगा आपका इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछे कि 17वीं लोकसभा के, क्योंकि 17वीं लोकसभा भी चल रही है, तो आपसे 17वीं लोकसभा का एक छोटा सा विश्लेषण प्रस्तुत मांगा जा सकता है। यहां पर संक्षिप्त नोट जो है इसका मतलब होगा कि एक प्रकार का शॉर्ट नोट आपको लिखना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है और उस शॉर्ट नोट का आपको एक छोटा सा एनालिसिस करना है, मतलब विश्लेषण करना है। और विश्लेषण इस प्रकार से करोगे कि केवल फैक्ट्स आपको प्रेजेंट नहीं करने, बल्कि थोड़ा थोड़ा उसका तार्किक विवेचन भी कर देना, तो वो आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया 17वीं लोकसभा का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम एक जनरल व्यू लिख देंगे कि 17वीं लोकसभा के लिए 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के मध्य 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और इस चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की और एनडीए गठबंधन ने टोटल 335 सीटें इस चुनाव में प्राप्त की। यह बताओगे सीआर पाटिल लोकसभा के 17वीं लोकसभा के वे सदस्य थे जिन्होंने सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड नाम दर्ज किया गुजरात के नवसारी जिले से। साथ ही साथ बीपी सरोज जो 17वीं लोकसभा की एक महत्वपूर्ण मेंबर है, वो सबसे कम मतों से जीतकर आने वाली कैंडिडेट थी जिन्होंने मात्र 181 मतों से टी राम जो बीएसपी के थे उनको पराजित किया। चंद्रमणि मुर्मू जो बीजू जनता दल की थी, वो सबसे कम उम्र में आने वाली महिला थी। 17वीं लोकसभा का चुनावी जनगणना और चुनाव के प्रति जनता को जागरूक करने का जो अभियान चलाया गया, उसका निश्चित रूप से वोट प्रतिशत पर प्रभाव पड़ा। संपूर्ण राष्ट्र में बहुत कम हिंसा का होना, सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा मिलकर चुनाव लड़ना, परंतु कुछ हद तक विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क भी लगाए गए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर इसके रिप्रेजेंट करने, वो आपको उत्तर यहां पर दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा की अवधि। आपसे पूछे कि राज्यसभा की अवधि क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सीधा सीधा बताओगे राज्यसभा संसद का
उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन एवं एक स्थायी सदन है, एवं स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। जब विघटन नहीं होगा तो उसकी अवधि नहीं होगी, विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान रखना राज्यसभा कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। इस प्रकार इस रोटेशन से राज्यसभा लगातार चल रहा एक सतत सदन है, जिसको हम स्थायी सदन कहते हैं। पहली बार राज्यसभा गठन 1952 में किया गया था, उसके बाद लगातार ये चल रहा है। इसी प्रकार आपसे पूछे कि लोकसभा की अवधि क्या है, अगर क्वेश्चन आपका ये पूछे कि लोकसभा की अवधि क्या है, तो आप कहोगे लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। सामान्य तौर पर लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, पहला पॉइंट तो डाल दोगे आप, लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। दूसरा, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, अर्थात आम चुनाव के बाद हुई इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। परंतु यदि किसी सरकार के पास बहुमत ना हो या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो उस स्थिति में समय से पहले भी लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। यह पॉइंट आपका यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हताएं चाहिए? अर्हताओं का मतलब दोस्तों यहां पर होगा क्वालिफिकेशंस क्या होगा। भारतीय संसद का सदस्य मतलब यहां पर होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए प्रमुख अर्हताएं क्या क्या चाहिए, ये पॉइंट्स आपका यहां पर आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए प्रमुख अर्हताएं क्या हैं, एमपी बनने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होगा कि कोई भी भारतीय संसद का सदस्य बनना चाहे तो सिंपल वर्ड में आप लिख देना, पहला पॉइंट तो होगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा आप लिख देना कि राज्यसभा के लिए अगर वो राज्यसभा का एमपी बनना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष, और अगर वो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो न्यूनतम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर 25 वर्ष से कम का है तो फिर वो नहीं बढ़ सकता। साथ ही साथ उसके पास ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए, उसके पास ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। मतलब संसद द्वारा निर्धारित जो अर्हताएं हैं, या आप लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी आजकल डाल दिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया गया है कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए ऐसे सांसदों को सदस्य चुनाव लड़ने से रोका जाए जिन पर किसी प्रकार का आपराधिक केस चल रहा हो। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ उसकी अर्हता में यह भी होगा कि वह चुनाव आयोग के समक्ष यह शपथ लेगा कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वह कौन सी स्थितियां हैं जिसमें संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है। यह क्वेश्चन अभी चूंकि लेटेस्ट कई जगह इलेक्शन हुआ है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है। तो कुछ डायमेंशन से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है। पहला पॉइंट जो है दोस्तों,
मैं आपको कुछ पॉइंट्स वाइज बताना चाहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 1, दोहरी सदस्यता। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यदि कोई संसद सदस्य, इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी दो पार्ट होंगे, यदि कोई संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा दोनों का ही सदस्य बन जाता है, या फिर वो लोकसभा का सदस्य होते हुए किसी विधानसभा का सदस्य और बन जाता है, तो यहां पर इस बात को कहेंगे एक ही समय पर वो 2 सदनों का सदस्य बन जाता है, तो इसको हम कहेंगे दोहरी सदस्यता। और दोहरी सदस्यता की स्थिति में यदि वो नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। जैसे कोई व्यक्ति एक समय में, ध्यान रखना, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे अगर वो लोकसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा का सदस्य और निर्वाचित हो जाता है, या राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य और निर्वाचित हो जाता है, तो इस स्थिति को दोहरी सदस्यता कहते हैं। और इस क्रम में लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, 1951 के तहत उसे 10 दिन के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक को चुनना होगा, अन्यथा उसकी सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हो, जैसे आप देखिए कि 2019 का जो इलेक्शन था, 2019 का जो इलेक्शन था उसमें अमित शाह गांधीनगर सीट से चुनाव जीत गए। उसी समय वो राज्यसभा के सदस्य भी थे, तो उन्होंने जीतने के तुरंत बाद में राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार कई बार यह भी हो सकता है कि अगर कोई, ये पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट होगा कि कई बार क्या होता है कि एक ही कैंडिडेट लोकसभा की 2 सीटों से जीत जाता है। जैसे आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 के अंदर वो जहां तक मुझे याद है बड़ौदा से भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, बड़ौदा, और दूसरी सीट थी वाराणसी। जब वो वाराणसी से चुनाव जीत गए तो उन्होंने बड़ौदा सीट को खाली कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना, एक सीट को खाली करना होगा। इसी प्रकार तीसरा होगा कि कोई अगर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द संसद से इस्तीफा देना होगा। तो यह पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट आपका यह हुआ, दोहरी सदस्यता होने पर उसकी सदस्यता जा सकती है। नंबर 2, निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई किसी अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई किसी अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। जैसे अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र से एक निर्दलीय विधायक, मैं नाम भूल रहा हूं, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके SC/ST दस्तावेज के आधार पर उनको चुनौती, चैलेंज कर दिया है, डिसीजन के खिलाफ गया है, तो उस आधार पर वो अयोग्य हो सकते हैं। निरता। और इसमें एक पॉइंट आप सबसे बड़ा ध्यान रखेंगे, वो मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। यदि कोई संसद सदस्य दल बदल का शिकार हो जाता है, मतलब अपना दल बदल लेता है, तो 10वीं अनुसूची के तहत उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो इस पॉइंट को मैं अलग से लूंगा, ध्यान रखना। इस पॉइंट को केवल आप इतना डाल सकते हो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से ग्रस्त पाए जाने पर एक सदस्य का स्थान रिक्त हो सकता है। यह बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ उसका स्थान कब खाली हो सकता है? तीसरा स्थिति होगी यदि वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे। अगर वो लोकसभा से अपना पद त्याग देता है तो इसका संसद में स्थान जो है रिक्त हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई संसद सदस्य बिना सूचना दिए लगातार अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थिति की स्थिति के अंदर पर, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, अनुपस्थिति की स्थिति में, और ये अनुपस्थिति कितने दिन तक? ध्यान रखना 60 डेज। और ये 60 डेज कहां से काउंट होंगे? तो ये 60 डेज बेसिकली काउंट होंगे लगातार जो सत्र चल रहे हैं उन सत्रों के समय को जोड़ करके। यदि वो अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में उसकी
संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। सिक्सटी डेज, इसमें आप लोग ध्यान रखना सत्र की अवधि यहां पर काउंट होगी। जितने दिन सत्र चला है उसकी अवधि काउंट होगी, अनुपस्थित रहता है। और एक हो सकता है कि अन्य स्थितियां, पांचवा अदर कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अन्य स्थितियां जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा का एमपी था या राज्यसभा का एमपी था और वो बन जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाता है, तो उस स्थिति के अंदर भी उसकी सदस्यता जो है, उसका संसद सदस्य का स्थान जो है वो बेसिकली रिक्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका फैक्चुअल था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बेसिकली 100 वर्ड्स में, 100 शब्दों में ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। 100 वर्ड्स के अंदर संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले जैसे यहां लिखा हुआ है स्पष्ट कीजिए, तो आपको स्पष्ट करने का मतलब होगा तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना, लॉजिक देखकर जब उत्तर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है। संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है। आप इसकी स्टार्टिंग में क्या क्या कीवर्ड्स डालोगे? सबसे पहले जो कीवर्ड्स यहां पर आएंगे दोस्तों, उन कीवर्ड्स में आपको डालना है कि भारत में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस क्रम में संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है, मतलब मल्टी फंक्शनल है। जैसे कोई निकाय है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है जस्टिस करना, न्याय करना। कार्यपालिक सरकार का काम है कार्यपालिक कार्यों करना, सरकार न्याय नहीं करेगी, कार्यपालिक कामों काम करेगी। परंतु संसद को आप देखिए तो संसद की भूमिका जो है वो मल्टी फंक्शनल है। अब आपको क्या सर, हमें सब तो समझ में आ गया, लेकिन मल्टी फंक्शनल पॉइंट्स को समझाएंगे कैसे? इस पॉइंट को समझाने के लिए दोस्तों आप जस्ट जो है संसद की भूमिका को अलग अलग तरीके से अपने उत्तर में डाल दीजिए तो आ जाएगा आपका। जैसे नंबर 1, संसद की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है कानूनों का निर्माण करना, तो ये कहलाएगी संसद की विधायी भूमिका या उसकी संसद की विधायी शक्तियां। इस विधायी शक्तियों में आपके तमाम जो संसद बिल पास करती है, जिसमें मनी बिल, बजट, ऑर्डिनरी बिल, सब के सब बिल यहां पर जाएंगे। इस क्रम में संसद की भूमिका विधायी शक्तियों के रूप में भी है। दूसरा, कार्यकारी शक्तियों के रूप में, एक आपका जाएगा कार्यकारी शक्तियों के रूप में। अब आपको क्या सर, इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? तो आप लोग ध्यान रखना कि आपको पता है कि कार्यकारी शक्तियों में अल्पकाल की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो संसद द्वारा पास की जाती हैं। ये उसकी सब की सब एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आएगा। साथ ही साथ उसकी वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स,
वित्तीय शक्तियों का मतलब होगा कि अगर भारत सरकार 1 रुपये भी भारत के संचित निधि से निकालती है या 1 रुपये भारत की संचित निधि में डालती है या कोई भी प्रकार का वित्तीय बिल लेकर आती है तो बिल जो है वो संसद से पास होगा। जैसे बजट है, विनियोग विधेयक है, लेखानुदान है, वो तमाम शक्तियां जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है। उसके बाद में सांविधिक शक्तियां, एक आपका आएगा सांविधिक शक्तियां। सांविधिक शक्तियों में क्या क्या पॉइंट्स आप डालोगे दोस्तों? सांविधिक शक्तियों में आप लोग ध्यान रखना, सांविधिक शक्तियां मतलब वो विधियां जो संविधान की विधि के अंतर्गत इसको दी गई हैं, वो पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। सांविधिक शक्तियों में आर्टिकल 368 के तहत संसद को शक्ति दी गई है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो आएगा 368 के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह बेसिकली संविधान में संशोधन कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है वो भी उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका में एक है। और एक आप देखिए संसद की न्यायिक भूमिका, द जुडिशियल रोल ऑफ पार्लियामेंट। न्यायिक भूमिका में क्या लिखोगे दोस्तों? तो ध्यान रखना, न्यायिक भूमिका में वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जब संसद कुछ न्यायिक मामलों को संभालती है। न्यायिक मामलों का मतलब जैसे आप देखिए, अगर नंबर 1 अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में आपको पता होगा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। महाभियोग, और महाभियोग एक प्रकार की जस्टिस प्रोसेस है जिसमें राष्ट्रपति को रखा जाएगा या नहीं, ये डिसीजन जो है ये बेसिकली पार्लियामेंट करती है। इसी प्रकार आपको पता होगा न्यायिक भूमिका में आता है कि संसद जो है उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने में उसकी अहम भूमिका होती है। सबसे बड़ी बात कि जस्टिस करने वाली सबसे बड़ी संस्था न्यायपालिका का न्यायाधीश अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए या अपने पद का दुरुपयोग करे तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का अधिकार 124(4) के तहत संसद को दिया गया है। तो ध्यान रखना ये, और सबसे बड़ी बात कि संसद अपनी अवमानना पर भी दंडित करने की शक्ति रखती है, उसको भी हम कहेंगे कि संसद के पास शक्ति है। और एक बहुक्रियात्मक भूमिका में आप डाल दोगे संसद के पास निर्वाचन शक्ति भी है, अर्थात इसी निर्वाचन शक्ति के आधार पर वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भी अहम रोल अदा करती है। तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। और अन्य शक्तियों में आप देखोगे कि देश का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है जिस पर डिस्कशन किया जाता है, सर्वोच्च बहस का बिंदु कोई पॉइंट है तो वो यही है। दूसरी बात, आपातकाल को लागू करने के अंदर भी संसद की भूमिका अहम है। किसमें? आपातकाल के अंदर भी संसद की भूमिका यहां पर है। साथ ही साथ नए राज्यों के निर्माण और विधान परिषद के गठन में भी संसद की भूमिका है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है। मतलब आप जब लिखोगे दोस्तों तो जैसे विधायी शक्ति वाला पॉइंट है तो इसको ज्यादा मत खोलना, मतलब जितना आप उत्तर को विभिन्न डायमेंशन के साथ लिखोगे, विभिन्न डायमेंशन, जैसे एक लड़का हो सकता है कि 100 शब्दों में केवल वो विधायी शक्ति को ही बताकर आ जाए। तो इस स्थिति में सपोज कीजिए कि क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है और वो केवल विधायी शक्ति बता के आता है तो हो सकता है उसको केवल 1 ही नंबर मिले। जबकि एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका में उसकी विधायी शक्ति को 10 शब्दों में, 10-15 शब्द, कार्यकारी शक्ति 10 शब्दों में, वित्तीय शक्ति 10 शब्दों में, सांविधिक शक्ति 10 शब्दों में, न्यायिक शक्ति, न्यायिक भूमिका 10 शब्दों में, महाभियोग इसमें आ जाएगा, निर्वाचन शक्ति, आपातकाल की शक्ति, सर्वोच्च बहस का बिंदु, राज्य विधान परिषद के गठन की और राज्यों के निर्माण की भूमिका। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संसद जो है, संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है, अर्थात मल्टी फंक्शनल है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आप और देखिए, 15वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संसदीय शासन प्रणाली में, ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन जो पूछा गया आपके सामने, पहले मैं आपको ध्यान रखना, कोई व्यक्ति ज्यादा बेहतर उत्तर तब लिख पाएगा जब वो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसको बहुत बेहतर तरीके से तोड़ दे। और बहुत सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तोड़ना तो आता है
लेकिन अंत में उसे उस प्रश्न को जोड़ना नहीं आता है। तो आपको तोड़ना और जोड़ना दोनों आना चाहिए ताकि आप बहुत बेहतर उत्तर लिख सकें। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में संसद की भूमिका व्यवहारिक स्तर पर, मतलब वास्तविक स्तर पर औपचारिकता मात्र होती है, टिप्पणी कीजिए। अगर यह क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है तो मैं पहले थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जैसे ही शब्द आया टिप्पणी कीजिए, इस टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन होगा, यहां पर शॉर्ट नोट नहीं होगा, यहां पर होगा कमेंट कीजिए। और जब भी कमेंट कीजिए शब्द आएगा तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको थोड़ा सा उसके पक्ष में भी लिखना है और थोड़ा सा उसके विपक्ष में भी लिखना है। ठीक है, मतलब आपको यह बताना है ओवरऑल कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद की भूमिका व्यवहारिक स्तर पर औपचारिकता मात्र भी होती है और कई बार वास्तविक भूमिका भी होती है। और साथ ही साथ यह भी हमें समझना होगा कि लास्ट में आप लोग ध्यान रखना, अंत में इसमें संतुलित दृष्टिकोण आपको प्रेजेंट करना होगा। तो लास्ट मैंने यहां पर लिख दिया, ओवरऑल एक संतुलित दृष्टिकोण भी पेश करना होगा, एक बैलेंस व्यू भी रखना होगा, संतुलित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करना होगा। यह आप यहां पर ध्यान रखना। अब क्योंकि यहां पर इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड को बाहर निकाल के लेके आइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो बेसिकली संसद है और संसदीय शासन प्रणाली है। तो आप स्टार्ट कर दीजिए संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में जब स्टार्ट करोगे तब आप दो चीजों की जरूर बताओगे कि संसद और सरकार। ध्यान से मेरी बात को सुनना, संसद और सरकार। और संसद की भूमिका कैसी है, आपसे पूछे कि संसद की भूमिका कैसी है, तो संसद की भूमिका बहुक्रियात्मक है। और जस्ट मैं अब यहां पर इसको आगे नहीं बताना चाहूंगा। बहुक्रियात्मक का मतलब क्या होगा? बहुक्रियात्मक का मतलब विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सांविधिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये तमाम शक्तियां संसद के पास में है। तो ये हो गया। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या है कि संसद के अंदर से सरकार बनती है, संसद के अंदर से सरकार बनती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा सिद्धांत काम करता है? विलय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत काम करता है? विलय का सिद्धांत। साथ ही साथ मैंने एक सबसे पहले वाली क्लास में कहा था कि हमारी संसद जो है द्विसदनी है, जिसके दो हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। मैंने कहा कि लोकसभा में जो पार्टी या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है, बहुमत प्राप्त करता है, मतलब लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत हो उसी की संसद के माध्यम से सरकार बनती है। और सरकार की वास्तविक शक्ति जो है वो बेसिकली किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास होती है। इतना सा पॉइंट आपको समझाना है। मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना। सबसे पहले कहोगे भारत में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें सरकार का गठन संसद में से होता है। अर्थात जिस पार्टी ने संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो उसी की सरकार अर्थात मंत्री परिषद बनती है। और यह मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह तो आपका ओवरऑल एक स्टार्टिंग हो जाएगी। अब स्टार्टिंग करने के बाद आपका ये जो पैरा आएगा सेकंड वाला, इस सेकंड पैरा में आप देखोगे क्या, इसमें आप एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हो। एग्जाम्पल कौन कौन से दोगे? एक तो आप दे दोगे 1984 का दे देना, जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी थी उनकी,
और एक 2014 का या 2019 का एग्जाम्पल दे दीजिए जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 84 और 2019 की स्थिति को देखिए। मैं केवल 2019 को समझ देता हूं कि 2019 में पूरी संसद में सबसे अधिक सदस्य किसके? बीजेपी और मतलब एनडीए के, और सरकार भी किसकी? तो आ जाएगा एनडीए की सरकार। तो आप देखिए जो सरकार है वही संसद है, जो संसद है वही सरकार है। दूसरे शब्दों में जब किसी एक ही पार्टी या गठबंधन का संसद में विशेष बहुमत होता है, अर्थात संसद में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के अंदर भी संसद में एक ही पार्टी का या गठबंधन का बहुमत हो जाए, तो उस स्थिति में संसद की भूमिका व्यवहारिक स्तर पर औपचारिकता मात्र रह जाती है। जो बीजेपी में डिसाइड होगा बाहर वही संसद में हो जाएगा और वही सरकार में हो जाएगा। तो वहां संसद की भूमिका क्या हो गई? औपचारिकता मात्र हो गई। परंतु जब संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग बराबर की स्थिति में हो, तब संसद की भूमिका वास्तविकता में निखर कर आती है। और भारत में 1990 से लेकर 2014 तक का दौर ऐसा रहा जब भारत में गठबंधन सरकारों का दौर रहा, और उस दौर में निश्चित रूप से संसद की भूमिका व्यवहारिक स्तर पर वास्तविक शक्तियों के साथ नजर आती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में संसद की भूमिका संसद में पार्टियों के बहुमत एवं विभिन्न परिस्थितियों में उनकी भूमिका के आधार पर तय होती है, जो कि भारत के पिछले 70 वर्षों के शासनकाल से स्पष्ट होता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर दिखाना है। तो ये आपका उत्तर यहां पर 100% आपका उत्तर यहां पर आएगा। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं, तो ध्यान रखना 3 पॉइंट आप इसमें डाल देना या 4 पॉइंट डाल देना, जिसको मैं आगे अलग से समझाऊंगा जब मैं राज्यसभा आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन 4 पॉइंट कौन कौन से डालने हैं? नंबर 1, राज्यसभा का एक स्थायी सदन होना। यदि लोकसभा का विघटन भी हो जाए तो कई मामलों में उस चीज को पास करने में राज्यसभा की बड़ी भूमिका होती है। अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात सबसे पहले राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर यदि संकल्प पारित कर देती है तो संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 312 के संदर्भ में अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। किसमें? अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में। ये क्लास में आपके अलग से लूंगा। और 4th पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ चाहिए तो आपके वहां से पूर्ति होगी। और चौथा, यदि आप राष्ट्रीय आपात चल रहा हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो इस स्थिति में आपातकाल जारी रहेगा या नहीं, इस संदर्भ में भी राज्यसभा को विशेष शक्ति यहां पर दी गई है। तो ये आपकी होगी राज्यसभा की विशेष शक्तियां। संसद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, वही बहुक्रियात्मक वाला क्वेश्चन यहां पर आएगा। तो आज दोस्तों हमने पूरा संसद को बहुत अच्छे से यहां पर समझने का प्रयास किया, और इस क्रम में मेरा मानना है कि अगर हम इसी प्रकार से बहुत बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग करते गए तो भारतीय राज्य व्यवस्था को नव भारत निर्माण, न्यू इंडिया आपको पूरा भरोसा दिलाता है, पूरी गारंटी दिलाता है कि आपकी आंसर राइटिंग को बहुत बेहतरीन कर दिया जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।